हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम फुल चैप्टर कवर करेंगे, यानी एक ही वीडियो कंप्लीट चैप्टर 1। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एनसीईआरटी और जो अपन बोलेंगे सीबीएसई। ठीक है, दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों में सेम ही सिलेबस है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अपन यहाँ पे बात करेंगे। जो चैप्टर आपके हटा दिए गए उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो आपके 2022 बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए जो जरूरी है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे अपना टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हमारे आसपास में बहुत सारी घटनाएं होती है। ठीक है, वो उन घटनाओं में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे अपन जो आयरन होता है उस पर रस्टिंग हो जाती है, कर्ड फॉर्मेशन होता है, दूध से मिल्क से कर्ड फॉर्म होती है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पता होना चाहिए, जो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं 9th क्लास की वीडियोस जब अपलोड करूंगा तो एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो अपने को सारा वीडियो कवर करना है, तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, तो मैं यहाँ पे 9th क्लास का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप 9th की वीडियो में उसको देख लीजिएगा। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच 2 and more सब्सटेंस आर रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ध्यान से सुनना, द प्रोसेस इन विच 2 and more सब्सटेंस आर फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स है, देखो पहला एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड। अपन जो फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट होता है, उससे अपने को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो है एक केमिकल रिएक्शन। क्या है वो, केमिकल रिएक्शन, यानी जो अपन ने केमिकल्स लिए हैं उनसे नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद में रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है सॉरी, थोड़ा हेल्थ इश्यू है आज। ठीक है, जुकाम हो गया हल्का सा, फिर मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, जो अपन ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से निकालते हैं। ठीक है तो एनर्जी जो फॉर्म होती है वो केमिकल रिएक्शन से ही फॉर्म होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो आप सबने देखा होगा। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे देखो, जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर अपन बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, और अलग ही सब्सटेंस क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्ट करते हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे अपन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है, टेक पार्ट मतलब भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे वो अपने रिएक्टेंट होंगे, और जो सब्सटेंस न्यू फॉर्म होगा वो अपना प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें आपको मैं पूछूं कि रिएक्टेंट कौन से है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये नया फॉर्म हो रहा है। अब बात करें अपन केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल रिएक्शन को ध्यान से सुना, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से। जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कार्बन को C+, ऑक्सीजन को O2, और ये लिख दिया मैंने क्या, CO2। समझ में आ गया, क्या लिख दिया, CO2। तो ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को मैंने सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए इसे अपन बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में और क्या चीजें होती है, देखो यहाँ पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट।
जो भी रिएक्टेंट है और जो भी अपने प्रोडक्ट है उनकी अपना फिजिकल स्टेट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, एस लिख देंगे उसके, ठीक है। और अगर कोई गैस है तो जी लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ लिख देते हैं सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो यहाँ पे लिख देंगे गैस। ये CO2 भी गैस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गैस। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये किस में हो सकता है, केमिकल इक्वेशन में हो सकता है। उसके अलावा प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट रिटन ऑन एरो। सॉरी, थोड़ा हेल्थ इश्यू है, ठीक है। यानी कि ये जो एरो का साइन है इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, जो भी मान लो अपन को किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए या अपने को प्रेशर चाहिए या उसमें कोई कैटलिस्ट अपन ने डाला है, व्हाट इज कैटलिस्ट वो अभी आगे आएगा तब बता दूंगा मैं, ठीक है। कैटलिस्ट डाला है तो उन सबको अपन कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के ऊपर। कहाँ के, एरो के ऊपर भी कर सकते हैं और एरो के नीचे भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशन के मैंने प्रॉपर्टीज बताई है। आगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, वो सबके लास्ट में करेंगे अपन। सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला अपना जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, इसी को अपन बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, जुड़ जाना, ठीक है। 2 एंड मोर, जैसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया, जैसे ए कोई सब्सटेंस है और बी भी कोई सब्सटेंस है, यानी रिएक्टेंट मान लो दोनों को, दोनों ऐड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका एग्जांपल देख लो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इधर जो अपनी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अपना जो भी है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है बेटा, सारे के सारे रिएक्टेंट हैं और 2 है। कितने हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितने बन रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये H2O है भाई, क्या है ये, H2, समझ में आ गया। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल बनना चाहिए भाई, क्या बनना चाहिए, सिंगल बनना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल बनेगा तो कॉम्बिनेशन है, आगे बात पकड़ में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो टाइप है वो है अपना डीकम्पोजिशन। क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 एंड मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक ही कंपाउंड होता है और वो क्या हो जाता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। इसे अपन बोलते हैं डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होना है टूटना। क्या होता है, टूटना, स्प्लिट होना, ठीक है। फॉर्मेट मैंने बनाया, जैसे ये कोई कंपाउंड है अपना, क्या है ये कोई कंपाउंड है, इससे ए और बी 2 क्या बन रहे हैं, यहाँ पे अपने 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने रिएक्टेंट है, 1 रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 2, यानी एक ही रिएक्टेंट क्या हो गया, 2 के अंदर स्प्लिट हो गया, ठीक है, डीकम्पोज हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वापस से देखो एक बार, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 एंड मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करें अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो ये अपने 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की होती है, ठीक है। पहला है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी कि व्हेन कंपाउंड डिकम्पोज बाय सनलाइट। अगर कोई भी कंपाउंड है अपने पास में और अगर मैंने उसको सनलाइट में रख दिया है और वो स्प्लिट हो गया है, सनलाइट से क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे लिख दिया मैंने फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे उसको, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे अपने सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर इनको अपन सनलाइट में रख देंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। ये Ag और Cl2 में स्प्लिट हो जाएगा, ये Ag और ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। एक ही क्या है, कंपाउंड है, लेकिन 2 फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब डीकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन, ठीक है। मैनेज कर लीजिएगा। थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें तो व्हेन कंपाउंड्स डीकम्पोज बाय हीट, अगर सब्सटेंस को अपन हीट करें और हीट करने से वो डीकम्पोज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे,
जैसे अपने कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं उसको हीट करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, यानी एक कंपाउंड था, दो या दो से ज्यादा क्या बन गए, उसके सब्सटेंस बन गए। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन कंपाउंड्स डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करें और एक कंपाउंड दो से ज्यादा या दो में स्प्लिट हो जाए तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। रिएक्शन मैंने दो बताई है अभी, तो कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, ऐड होना एक दूसरे में, डिकम्पोजिशन का मतलब एक दूसरे से अलग होना। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप थे, आप लोग साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। एग्जाम में इससे बाहर आपको देखने के लिए सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगली स्लाइड में, देखेंगे कि अपन और कौन कौन से टाइप है रिएक्शन के, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या इसको नोट कर लीजिए। करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का अगला टाइप, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया कौन कौन सा, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया और डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहे थे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो थे वो आपस में रिएक्ट हो रहे थे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। उसके बाद में डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, एक अपने पास में कंपाउंड था और वो स्प्लिट होके टू या मोर कंपाउंड क्या कर रहा था, फॉर्म कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करेंगे तीसरी की। तीसरी जो थर्ड है वो है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलती है, तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस। इसका मतलब अपने कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कोई एलिमेंट कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करेगा, उस कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, तो ये जो ए है ना, ये क्या करेगा, इस एक्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये एक्स की जगह कौन आ जाएगा, ए के साथ वाई आ जाएगा, और ये एक्स जो होता है ना बेटा, ये बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसे बोलेंगे इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपने, इसके एग्जांपल भी देख लो आप, जैसे फेरस प्लस कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब फेरस को इसमें डालेंगे ना तो फेरस क्या कर देगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा भाई, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद यहाँ पे आ जाएगा फेरस सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये जिंक है, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो कंपाउंड्स में क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, अपने म्यूचुअली अपनी जो भी प्लेस है उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंपाउंड है AB, यहाँ कंपाउंड है XY, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये A जो है, ये A यहाँ चला गया, ठीक है, और ये X कहाँ पे आ गया, B के पास में आ गया। समझ में आ गया। तो इन दोनों आयंस ने अपना जो B अपना प्लेस है वो क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि अपने से, अगर इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे दो आयन है, कितने आयन है, दो आयन अपना जो प्लेस है उन्होंने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये सोडियम जो है, सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। यहाँ पे देखो आप लोग कि दो आयनों ने अपना जो है प्लेस क्या कर दिया है, एक्सचेंज किया है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वापस से देखो, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। दो कंपाउंडों के बीच में जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें से हीट रिलीज होती है। उसके बेस पे अपन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे एक्सोथर्मिक, नाम से पता चल रहा है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। क्या करना, रिलीज करना, बाहर निकालना। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एक्सोथर्मिक। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड
along with formation of product, ठीक है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है, इसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल लिया, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी, NO बनेगी, ठीक है। उसके अलावा उसमें से 180 किलो जूल, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ये हीट है भाई, क्या है ये है ना, ये हीट है, क्या है ये, अमाउंट ऑफ हीट है सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी हीट निकल रही है, 180 kg जूल हीट क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है, रिलीज हो रही है। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब रिलीज होना, निकलना, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में से हीट निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी। अब दूसरी आती है एंडोथर्मिक। क्या आती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज नहीं होगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यानी नीचे देखो, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द रिएक्टेंट्स। कितनी गजब की बात है कि अपने पास में कोई कंपाउंड है, उसको अपन ब्रेक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो उस ब्रेक करने के लिए उसको क्या, किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। और वो एनर्जी अपन किससे देते हैं, मान लो लाइट से देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं या उसको हीट करते हैं। उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कंबाइन होते हैं आपस में तो यहाँ पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 394 किलो जूल एनर्जी, ठीक है। जब 394 किलो जूल एनर्जी इसको मिलेगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे CO2 बनेगा। जब भी ध्यान रखना, जब प्लस की बात आए तो हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। जब माइनस की बात आए तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर है सबको सॉरी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होती है। दूसरा है द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना और एक्सो का मतलब हीट को क्या करना बेटा, बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद में अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। वो भी बिल्कुल आसान है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर साथ में हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ के साथ आप लोग क्या बनाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है भाई। ले लिया होगा आई होप कि स्क्रीनशॉट सब। जो हमारा जो टॉपिक है अगला वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को देखो, द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एड हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन एड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गैस, तो ये HCl बन जाएगा, ये सल्फाइड अकेला, यानी ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ निकल गया, ठीक है। इसमें भी यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, किसके ऐड हो गया, ऑक्सीजन के, तो ये H2O फॉर्म हो गया और सल्फर अकेला रह गया, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रिडक्शन। उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन Br के, ब्रोमियम के, ठीक है, ये ऐड होगा तो क्या बनेगा, 2HBr, क्या बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। हाइड्रोजन जो फ्लोरीन के साथ बनेगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यह हाइड्रोजन इसके ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका रिडक्शन। क्या है ये, रिडक्शन। इसका यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिडक्शन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। अगर एक आपको याद हो गया तो दोनों याद हो जाएंगे, क्योंकि एक जो है वो जस्ट क्या है, दूसरे का अपोजिट है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन
क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए, ठीक है। आपकी बुक में शायद देखिए कि दे रखे होंगे, आप देख लेना एक बार फिर भी, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। तो अब अपना जो अगला टॉपिक है उस पर बात करेंगे, तब तक आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ये ऑक्सीडेशन जो होता है ये कैसे काम करता है। तो बहुत सारी अपने आसपास में घटनाएं होती है जिनमें ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है उनमें ऑक्सीडेशन, देखो इस ऑक्सीडेशन को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, करोजन होता है और एक रेंसिडिटी होती है, ठीक है। तो पहला अपन ने यहाँ पे लिया है करोजन। क्या लिया है, करोजन। तो व्हाट इज करोजन, व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर, एसिड, ठीक है, इटीसी। यानी कि जब मेटल की सरफेस जो होती है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है या एसिड के कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की। कौन सी लेयर फॉर्म हो जाती है, ऑक्साइड की। फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। करोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल सरफेस जो है अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई या एसिड के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, तो वहां पे जो है एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, करोजन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाती है, ठीक है। जैसे लोहा बहुत दिनों तक अपन खुला छोड़ देते हैं, उस पर पेंटिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो मॉइस्चर से और एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और वहाँ पे ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आप चांदी की जो भी अगर कोई भी आप चेन वगैरह पहनते हो या चांदी की और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें पहनते हो, तो कुछ सम टाइम आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो जाती है ना, ब्लैक कोटिंग हो जाती है उनके ऊपर, ठीक है। ये सल्फाइड की वजह से होता है। सिल्वर जो होता है वो सल्फाइड से रिएक्ट करता है और क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के जो आप लोगों की अगर घरों में अगर आपके पास कॉपर के कुछ बर्तन से है, कुछ भी जैसे अपने घरों में बहुत सारे होते हैं कॉपर, ठीक है। तो अगर आप कॉपर के आपके घर में है ना, तो आप देखें ना उसमें कि अपन उनमें पानी वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि उसकी जो बॉटम होता है वो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, हल्का ग्रीन हो जाता है, ठीक है। वो क्या है आपका रस्टिंग, क्या है, करोजन। क्या है वो, इफेक्ट ऑफ करोजन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। समझ में आ गया, पूछ लेता है कभी कभी कि एग्जाम्पल बताओ करोजन के। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गया, ठीक है। प्रिवेंशन क्या क्या है, अपन इसको कैसे रोक सकते हैं करोजन को, तो गैल्वेनाइजेशन। अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास में कोई लोहा है, स्टील है, अगर उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक थिन लेयर जिंक की चढ़ा देते हैं, ठीक है। जिंक की एक थिन लेयर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कोटिंग द्वारा उसको क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उससे, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग कर सकते हैं लोहे की, अपने जैसे खिड़की दरवाजे जो भी है उन पे आप पेंटिंग कर दीजिए, उससे क्या है, उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो प्रिवेंट रहेगी, रस्टिंग नहीं होगी उसमें, ठीक है। उसके अलावा ऑयलिंग कर दो, ऑयल कर देते हैं तो वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ के साथ नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है अपना रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी, तो उस पर डिस्कस कर। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ही है। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। क्यों देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेंसिडिटी वहां पर भी क्या था, कोरोजन था, लेकिन वो मेटल्स के साथ में हो रहा था। किसके साथ में हो रहा था, मेटल्स के साथ में। अगर वही ऑक्सीडेशन अगर फैट और ऑयल के साथ में होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे उसे, रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, the oxidation of fats and oils when exposed to air नाउन एज रेंसिडिटी। यानी ऑक्सीजन से कोई भी ऑयल या फैट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती है, ऑयली होती है या फैट होता है उनमें, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है तो वहाँ पे जो होता है रेंसिडिटी होती है। क्या होती है, रेंसिडिटी, ठीक है। उसकी वजह से उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, गंदी सी स्मेल आने लगती है उसमें। आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में भी, जब बहुत दिनों तक अगर अपन कोई भी ऑयल का, जैसे कोई भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है, तो उसको अपन ज़्यादा दिनों तक अगर ओपन रख देंगे उसको, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका और उसमें से गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना, तो इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर ऑयली चीज़ों को अगर अपन प्रिवेंट नहीं करेंगे तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अपन आप दुकान पे जाते हैं, चिप्स वगैरह लेके आते हैं, ओयो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, ओएस, ठीक है, ओएस हो गया, चिप्स हो गई हैं,
टोमेटो चिप्स, पोटैटो चिप्स, वो सारी, तो आप वो इतने लॉन्ग टाइम तक कैसे प्रिवेंट रहती है? तो उसका रीज़न क्या है यहाँ पे कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, उनके अंदर या तो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना होगा अपने को, या फिल नाइट्रोजन गैस इनटू ऑयली प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुरकुरे वगैरह या चिप्स वगैरह जिस पैकेट में आते हैं ना, उसमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है? नाइट्रोजन गैस ही उसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है। अगर उस पैकेट में ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उस ऑयल से रिएक्ट कर जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगी? रेंसिडिटी हो जाएगी। जैसे वो चिप्स जो है उसमें से बैड स्मेल आएगी और बैड उसका क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये चैप्टर था आपका फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही आपको अगले चैप्टर और भी चैप्टर्स मिलते रहेंगे। थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा रहने की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ आपको कम से कम एक चैप्टर तो मिल ही जाए, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी रेगुलर रहे। और मैं जो अभी जो चैप्टर डाल रहा हूँ वो आपका जो है अभी के हिसाब से 2022 के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। आपके जो चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए उनका अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपके जो सिलेबस में है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये आपका 9 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 9 मार्क्स का आएगा। कब आएगा? ठीक है, 2022 में। तो आपको थोड़ा सा ढंग से अगर प्रिपेयर करोगे आप लोग तो आराम से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसमें कोई भी सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम और भी कुछ सुधार कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।